नमस्कार, मैं अन्नू कपूर आप सबको प्रणाम करता हूं और आज्ञा चाहता हूं आज का शो स्टार्ट करने की। वो शो जिसको आप चाहते हैं, मानते हैं, प्यार करते हैं, वो शो जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। हर बार की तरह आज के सफ़र में जो किस्से कहानियां होंगे, सबसे पहले उनकी एक झलक। पहली होगी वेडिंग स्टोरी ऑफ राजेश खन्ना एंड डिम्पल कपाड़िया। एक स्टोरी होगी म्यूजिक डायरेक्टर खय्याम की। अपनी पढ़ाई छोड़कर खय्याम आए तो थे बॉम्बे फिल्मों में काम करने, लेकिन फिर बम्बई छोड़कर वापस जाना पड़ा और ज्वाइन करनी पड़ गई इंडियन आर्मी। क्यों? उसके बाद राज कपूर, प्रेमनाथ, राजेंद्र कुमार, महमूद और हेमा मालिनी जैसे कलाकारों के साथ काम करने वाले डायरेक्टर महेश कौल की बात करेंगे। इतने बड़े नामी गिरामी डायरेक्टर के आखिरी दिन कैसे कटे, ये दास्तां सुनाऊंगा मैं। इन स्टोरीज के साथ हमेशा की तरह हमारे 3 रेगुलर सेगमेंट्स, चुरा लिया है तुमने जो धुन को, दिल ने फिर याद किया और लिसनर्स क्वेश्चन। दिल ने फिर याद किया में याद करेंगे हिंदी फिल्मों के उस आइकॉन को जिन्हें आदर्श मानकर मुकेश, किशोर कुमार और लता ने सिंगर बनने के सपने देखना शुरू किया था। एक्टर सिंगर KL सहगल को स्मरण करेंगे। और लास्ट में होगा हमारे लिसनर का एक सवाल भी इत्तेफाक से जुड़ा है शादी से। ये हमारे लिसनर मेरे विचार जानना चाहते हैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। मैं इस अनुभव से कभी गुजरा नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो भी मेरा दृष्टिकोण है, अध्ययन मनन चिंतन के बाद जो भी मेरी सोच है, मैं ज़रूर अपने चाहने वालों के साथ शेयर करूंगा। आज की महफिल का आगाज़ मैं कर रहा हूं बॉलीवुड की एक ऐसी शादी से जिसके कारण देश की लाखों लड़कियों के दिल टूट गए। ये शादी थी बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की। और इस शादी के बारे में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है राइटर गौतम चिंतामणि की किताब द लोनलीनेस ऑफ बीइंग डार्क स्टार और BBC द्वारा राजेश खन्ना पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री बॉम्बे सुपरस्टार। इन दोनों के हिसाब से जो राजेश खन्ना की शादी की कहानी सामने आई है वो कुछ इस तरह है। बात तब की है जब राजेश खन्ना सुपरस्टार थे। लोग कहते थे कि ऊपर आका और नीचे काका। ये वो वक्त था कि राजेश खन्ना जो चाहते थे हो जाता था फिल्म इंडस्ट्री में। एक के बाद एक लगातार सुपर डुपर हिट फिल्म्स, देश भर में उनके लिए उमड़ती दीवानगी, एक जुनून सा था उनके नाम का। लेकिन हर फिल्म का दी एंड होता है, तो राजेश की सफलता का भी दी एंड आया। ऊपर बैठे आका ने काका की दुनिया हिला दी। एक के बाद एक उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगीं। काका जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें। एक बार फिर से काश ऊपर वाले आका की मेहरबानी उनके ऊपर हो जाए, उनकी फिल्में हिट होने लगें, उनके फैंस उनके पास आ जाएं, जुड़ जाएं। ऐसे वक्त में काका ने सोचा एक धमाका करते हैं, शादी की खबर का धमाका। ऐसे वक्त में काका ने शादी करने का सोच लिया। राजेश खन्ना की गर्लफ्रेंड थी अंजू महेंद्रू। सभी को लगता था कि राजेश जब भी शादी करेंगे तो दुल्हन अंजू ही होंगी। पर राजेश की सफलता और उसके बाद की असफलता ने राजेश और अंजू के बीच दूरियां बढ़ा दी। और फिर कहीं ना कहीं राजेश को लगता था कि वो जितना बड़ा धमाका अपनी शादी की खबर से करना चाहते हैं, वो शायद अंजू के साथ शादी करके नहीं होगा। लोग तो मानते ही थे कि अंजू और राजेश शादी करेंगे। इसमें नया क्या था? कुछ सेंसेशनल नहीं था, धमाके वाली कोई भी तो बात नहीं थी। अब हुआ यूं कि एक दिन राजेश जब अपने घर पहुंचे तो वहां उनका इंतजार चुन्नी भाई कपाड़िया कर रहे थे। चुन्नी भाई कपाड़िया एक बिजनेसमैन थे और उनकी लड़की डिम्पल राज कपूर की फिल्म बॉबी से अपने करियर की शुरुआत कर रही थी। राजेश ने चुन्नी भाई से कहा कि वो अब अपनी जिंदगी में सेटल होना चाहते हैं। चुन्नी भाई ने तुरंत राजेश खन्ना को सजेस्ट किया कि भाई मेरी भी एक बेटी है, आप चाहें तो। राजेश खन्ना को यह आइडिया पसंद आया।
उन्हें लगा राज कपूर जिस लड़की को देश की सेंसेशन बनाकर पेश कर रहे हैं, अगर वो उनसे शादी कर लेंगे तो ये बड़ा धमाका हो जाएगा। उन्होंने प्रसिद्ध पत्रकार देवी को रात में फोन किया और कहा कि वो इस सेंचुरी का स्कूप देने जा रहे हैं उसे। वो डिंपल से शादी करने जा रहे हैं। देवी ने पूछा कि उन्होंने डिंपल को देखा है। काका ने बताया कि एक लड़की डूब रही थी, उन्होंने उसे बचाया। वो डिंपल थी और अब वो उससे शादी करने जा रहे हैं। देवी को लगा कि रात की बात है, सुबह काका जी जब होश में आएंगे तो सब कुछ बदल चुका होगा। लेकिन इस बार काका उर्फ राजेश खन्ना सीरियस थे। सिर्फ 15-16 साल की डिंपल उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना की दुल्हन बनने जा रही थीं। राजेश की शादी वैसे ही हो रही थी जैसा उन्होंने चाहा। इस खबर ने बंबई फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। देश की लाखों लड़कियों के दिल टूट गए। शादी के बारे में राजेश खन्ना के कजन ब्रदर के बेटे राजीव कहते हैं कि वो स्कूल में पढ़ने गए थे। राजेश खन्ना स्कूल आए और सीधे क्लास में आकर उन्हें और उनकी बहन को लिया और शादी के लिए कपड़े दिलाने ले गए। राजेश खन्ना की बारात उनकी प्रेमिका अंजू महेंद्रू के घर के सामने से निकली। ये सब राजेश ने सेंसेशनल न्यूज़ के लिए किया था। राजेश और डिंपल की शादी हो गई, लेकिन राजेश को इसका कुछ फायदा नहीं मिला। शादी के बाद खन्ना साहब को हनीमून पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि डिंपल बॉबी की शूटिंग कंप्लीट करने में लग गई थी। ऊपर बैठे आका ने उन्हें चर्चा तो दी, लेकिन उनकी किस्मत उनसे रूठी रही। शादी के तुरंत बाद उनकी फिल्म हम शक्ल रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर बिना किसी हलचल के डूब गई। तो ये थी कहानी राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादी की। खय्याम बचपन से ही संगीत के दीवाने थे, जिसके कारण उनका पढ़ाई में भी मन नहीं लगा और उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। संगीत में अपना करियर बनाने के इरादे से वो बॉम्बे आ गए। यहाँ क्लासिकल संगीत के बाबा चिश्ती से उनके मामा ने उन्हें मिलवाया और गुजारिश की कि खय्याम को संगीत की तालीम वो दे दें। बाबा चिश्ती उन्हें संगीत की मौसीकी की तालीम देने को तैयार हो गए। पैसों की तंगी थी। अभी ट्रेनिंग शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे कि खय्याम को समझ में आ गया कि बॉम्बे में बिना पैसों के सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। मजबूरन खय्याम को घर लौटना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने अपने बड़े भाई मुश्ताक से पैसों की मदद मांगी। बड़े भाई ने खय्याम को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। भाई के इस व्यवहार से बहुत गहरी चोट पहुंची। निराश खय्याम को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। ऐसे में उनकी नज़र एक अखबार में छपे इंडियन आर्मी के एक एडवर्टाइजमेंट पर पड़ी, जिसमें नौजवानों को आर्मी ज्वाइन करने का आह्वान दिया गया था। तनख्वाह भी अच्छी थी। लिहाजा खय्याम बिना सोचे समझे सिपाही के रूप में आर्मी में भर्ती हो गए। खय्याम ने यहाँ 2 साल तक मन लगाकर देश की सेवा की, मगर साथ ही संगीतकार बनने के सपने को भी जिंदा रखा। इन 2 सालों के दौरान उन्होंने अपनी सैलरी से पाई पाई जोड़कर पैसे जमा किए ताकि वापस बॉम्बे जाकर स्ट्रगल के दौरान पैसों की कमी का सामना न करना पड़े। 2 साल बाद खय्याम दोबारा बॉम्बे वापस लौटे और जुट गए अपने सपने को साकार करने में। आगे खय्याम ने फिल्म इंडस्ट्री में जो मुकाम हासिल किया उससे हम सभी वाकिफ हैं। खय्याम ने बेहतरीन सुमधुर संगीत दिया। शाम गम की कसम, आज गमगीन हैं हम, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, हजार राहें मुड़ के देखीं और आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। बहुत सारे गाने हैं। संगीत प्रेमी आज भी खय्याम को प्रेम और आदर से सुनते हैं। उनका एक गीत सुनाने जा रहा हूं। रेयर गाना है फिल्म दर्द का, ऐसी हसीन चांदनी पहले कभी न थी। दोस्तों, बात केएल सहगल की। केएल सहगल का जन्म 11 अप्रैल 1904 को तब के जम्मू कश्मीर के नावा शहर में हुआ था। उनके पिता
अमरचंद जम्मू कश्मीर के महाराजा के यहाँ नौकरी किया करते थे। माता का नाम केसरबाई था। केएल सहगल 5 बहन भाइयों में से एक थे। कुंदन को बचपन से ही संगीत का शौक था और वो महाराजा के दरबार में संत मीराबाई के भजन गाया करते थे। मगर उन दिनों खानदानी लोगों में संगीत की फॉर्मल एजुकेशन अच्छी नहीं मानी जाती थी। यही कारण था कि कुंदन ने कभी संगीत की बाकायदा तालीम नहीं ली, लेकिन संगीत सीखने का जो भी मौका मिलता वो उसे छोड़ते नहीं थे। बचपन से ही रामलीला में एक्टिंग और सिंगिंग किया करते थे। अपना अधिकतर समय सूफी संगीत गाने वाले सलामत यूसुफ और उनके दूसरे म्यूजिशियंस के साथ बिताया करते थे। 13 साल की उम्र में जब सहगल साहब की आवाज़ खराब होने लगी, तब उनका परिवार उन्हें एक संत के पास ले गया। वहां संत ने सहगल को हिदायत दी कि उन्हें अपनी आवाज़ सही रखने के लिए रियाज करते रहना होगा। संगीत की वजह से सहगल ने स्कूल तक छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने के बाद कुंदन ने अलग अलग तरह के काम किए। इस दौरान वो जगह जगह घूमे। उन्होंने जालंधर जाकर पंजाब रेलवे में टाइम कीपर का काम किया। कभी टाइपराइटर बेचे तो कभी साड़ियाँ बेची। अलग अलग जगह घूमने के दौरान वो बैठकों में और दोस्तों के बीच गाने भी गाया करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात हिंदुस्तान रिकॉर्डिंग कंपनी के एक सेल्समैन से हुई, जिसकी हौसला अफजाई के बाद सहगल कलकत्ता चले आए और यहाँ उसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। कलकत्ता आकर उन्होंने कुछ समय के लिए होटल में नौकरी की और साथ ही महफिलों में संगीत के प्रोग्राम भी देने लगे। 1931 में सहगल साहब ऑल इंडिया रेडियो के गर्स्टन प्लेस स्थित स्टूडियो में सिंगर के लिए ऑडिशन देने गए। उन दिनों वहां पंकज मलिक भी काम किया करते थे। उन्होंने स्टूडियो में दुबले पतले सहगल को बैठे देखा। पंकज के पूछने पर मालूम हुआ कि रेडियो के लिए गजल गाने के इरादे से यहां आए हैं। तब पंकज ने वहां मौजूद प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव नृपेन मजूमदार को सहगल का ऑडिशन लेने को कहा। पंकज को उनकी अलग तरह की गायकी, मेलोडियस वॉइस और क्लैरिटी के साथ गाई गजल बहुत पसंद आई। उसी रात सहगल की गाई गजल को ब्रॉडकास्ट किया गया और उस दिन से सहगल, कुंदन लाल सहगल, ऑल इंडिया रेडियो में रेगुलर आर्टिस्ट अपॉइंट कर दिए गए। यही वो दौर था जब हिंदी सिनेमा में टॉकी की शुरुआत हो चुकी थी। सिनेमा ने बोलना शुरू कर दिया था। 1931 में बीएन सरकार ने न्यू थिएटर्स स्टूडियो की शुरुआत की और वो अपनी फिल्म के लिए एक ऐसे आर्टिस्ट की तलाश में थे जो एक्टिंग भी कर ले और साथ ही गा भी ले, क्योंकि इस समय तक प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत नहीं हुई थी। न्यू थिएटर के सबसे पहले म्यूजिक डायरेक्टर थे रायचंद बोराल। आरसी बोराल ने अपने पुराने साथी पंकज मलिक को अपनी तलाश के बारे में बताया तो पंकज के दिमाग में तुरंत एक नाम आ गया, कुंदन लाल सहगल। पंकज के कहने पर सहगल ने आरसी बोराल से मुलाकात की और बोराल साहब को सहगल में वो सभी खूबियां नजर आईं जिन खूबियों की तलाश में वो लगे थे। बीएन सरकार ने कुंदन लाल सहगल को एक्टर के तौर पर काम करने के लिए 200 रुपये महीने की नौकरी पर रख लिया और इस तरह 1932 की फिल्म मोहब्बत के आंसू में कुंदन लाल सहगल को मिला पहला ब्रेक। हालांकि ये फिल्म और इसके बाद आई 2 फिल्में और सुबह का सितारा और दूसरी जिंदा लाश चली नहीं, मगर फिर भी फिल्मों के जरिए सहगल ने अपने टैलेंट को प्रूव तो कर दिया था। अगले ही साल उन्हें फिल्म यहूदी की लड़की से सफलता भी मिल गई। इस फिल्म के संगीत में रायचंद बोराल का साथ पंकज मलिक ने दिया था। 1935 में आई उनकी फिल्म देवदास ने उन्हें सफलता की बुलंदियों पे ला खड़ा किया। सहगल ने विभिन्न रागों में गाने गाए, हिंदी, पंजाबी, बंगला और तमिल भाषाओं में गीत गाए। 1930 से 1940 का दौर सहगल का दौर कहा जाता है। 1940 में सहगल बॉम्बे शिफ्ट हो गए। यहाँ केएल सहगल ने चंडीदास, भक्त सूरदास, तानसेन, तदबीर, शाहजहां और परवाना जैसी कई फिल्में की। केएल सहगल को शराब पीने की लत थी और वो पीने के बाद ही अच्छी रिकॉर्डिंग कर पाते थे।
उनकी आखिरी 2 फिल्में रहीं शाहजहां और परवाना। शाहजहां में सहगल के साथ काम कर चुके संगीतकार नौशाद ने केएल सहगल को भरोसा दिलाया कि वो बिना पिए भी गा सकते हैं और गाना रिकॉर्ड भी करवाया। जब दिल ही टूट गया हम जी कर क्या करेंगे, ये पहला गाना था जो केएल सहगल ने बगैर शराब पिए गाया था। सहगल ने अपनी आखिर 2 फिल्म्स शाहजहां और परवाना के गीतों को बिना शराब पिए ही रिकॉर्ड किया था। फिल्म परवाना के रिलीज होने से पहले ही 18 जनवरी 1947 को फिल्म जगत का यह चमकता सितारा असमय इस दुनिया से अस्त हो गया। इंडियन सिनेमा को राज कपूर, प्रेमनाथ, राजेंद्र कुमार, महमूद और हेमा मालिनी जैसे आर्टिस्टों से रूबरू करवाने वाली शख्सियत का नाम था महेश कौल। अपने आखिर समय में मुफलिसी से संघर्ष करते हुए बड़ी बड़ी हस्तियां दुनिया को अलविदा कह गईं। ऐसा ही कुछ समय गर्दिश का दौर डायरेक्टर महेश कौल को भी देखना पड़ा। बात अर्ली 70s की है। बीमारी के कारण महेश कौल को नानावटी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। वो इलाज में हो रहे खर्चे को पूरा करने की स्थिति में नहीं थे। महेश के दोस्त जानकी दास उनसे मिलने हॉस्पिटल आए। यहाँ उन्हें पता चला महेश की तबीयत के बारे में, सच्चाई के बारे में। जानकी दास जी किसी भी तरह अपने दोस्त, अपने यार महेश की मदद करना चाहते थे। हर हाल में चाहते थे कि महेश ठीक हो जाए। जानकी दास जा पहुंचे देवानंद के पास। महेश कौल उस समय देवानंद के साथ उनकी अगली फिल्म अपॉइंटमेंट विद डेस्टिनी लिख रहे थे और हाल ही में खत्म हुई देवानंद की फिल्म तेरे मेरे सपने में एक आदमी का डेथ सीन का रोल भी किया था। जानकी दास ने देवानंद को महेश की बीमारी और उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बताया और परस्यू किया कि वो जाके हॉस्पिटल में महेश कौल से मिले। देव साहब पहुंचे वहां। देव को सामने देखकर महेश ने उनसे कहा, तुमने मुझे अपनी फिल्म तेरे मेरे सपने देखने के लिए इनवाइट भी नहीं किया। आखिर मैंने भी तो उसमें एक मरते हुए आदमी का रोल किया है। ये सुनकर देव बोले, ठीक हो जाओ, फिर साथ में फिल्म देखेंगे। और बिना समय बर्बाद किए देव ने जानकी दास के हाथों में नोटों का एक बंडल रखा और वापस लौट गए। देवानंद के जाने के बाद जानकी दास ने वो रुपए महेश कौल के हाथ में रख दिए और बोले, ये देव की तरफ से हैं। इससे पहले कि जानकी दास आगे कुछ बोल पाते, महेश ने कहा, चैरिटी, और रुपए वापस जानकी दास के हाथ में रख दिए। तब जानकी दास ने महेश से कहा, तुम गलत समझ रहे हो, ये तो फिल्म अपॉइंटमेंट विद डेस्टिनी की राइटिंग का एडवांस पेमेंट है। महेश ने कुछ सोचा और रुपए अपने पास रख लिए। कुछ दिनों बाद अचानक जानकी दास के पास हॉस्पिटल से फोन आया। फौरन महेश से मिलने पहुंच गए। बहुत कमजोर हो गए थे महेश। महेश ने जानकी को अपने पास बैठाकर उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, आत्मा हमेशा शरीर के साथ नहीं रह सकती, उसे एक ना एक दिन शरीर छोड़कर जाना होता है। जानकी दास ने अपने दोस्त महेश कौल को तसल्ली देने की कोशिश की, सांत्वना दी, तुम ठीक हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। महेश ने हंसते हुए कहा, तुमने उस दिन पैसे देकर मेरी मदद करने की ईमानदार कोशिश की, लेकिन जानकी, अब मेरा समय आ गया है। मुझे दुख है कि देव ने मुझे फिल्म अपॉइंटमेंट विद डेस्टिनी लिखने के लिए जो रुपए दिए थे, मैं वो फिल्म डेस्टिनी के साथ अपनी अपॉइंटमेंट के चलते नहीं लिख सका। जानकी दास बताते हैं, इसके बाद महेश कौल चुपचाप लेट गए और बुदबुदाने लगे। साउंड, लाइट, कैमरा, एक्शन, और ऐसे ही वो इस दुनिया से चले गए। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हूं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम में। सेगमेंट था चुरा लिया है तुमने जो धुन को। जी जरा दोबारा सुनवाइएगा वो जो गाना है, विदेशी गाना।
समझ में आया कौन सा गाना है? अंदाजा लगाइए कि कौन सा गाना है। बहुत फेमस गाना है, बहुत फेमस गाना है। ले लैला में लैला, बिल्कुल सही है। कैसी हूँ लैला। इस फेमस ट्यून को जिस हिंदी फिल्म में कॉपी किया गया वो फिल्म थी 1980 की रिलीज फिल्म कुर्बानी। फिल्म को प्रोड्यूस डायरेक्ट किया था फिरोज खान ने। लैला में लैला ऐसी में लैला, ये गीत लिखा इंदिवर जी ने, गीत को गाया कुमारी कंचन और अमित कुमार ने कुर्बानी में, और फिल्म का म्यूजिक दिया था बिद्दू ने। अब आते हैं ओरिजिनल गाने की। ओरिजिनल गाने का नाम है, आप समझ लीजिए, ये ट्यून थी ब्लैक ब्लड ग्रुप के सॉन्ग चिकानो की। अफ्रीकन पूरा इम्पैक्ट देखा जा सकता है। इसे 1975 में जॉन क्लूगर ने रिकॉर्ड किया था। इस ग्रुप को ब्लैक ब्लड ग्रुप का नाम मिशेल जैस्पर ने दिया, जो इस ग्रुप के प्रोड्यूसर थे। इस ग्रुप के मेन सिंगर स्टीव बांदा कलेंगा से मिशेल की पहली मुलाकात हुई थी कॉन्गो के लुबुम्बाशी शहर में। उनकी सिंगिंग से इम्प्रेस मिशेल ने स्टीव को ब्रसल्स आने का इन्विटेशन दिया था, मगर स्टीव चले गए स्पेन और वहाँ जाकर ये मवाना गाने वाले सिंगर कार्लोस सारायेवा के साथ ग्रुप बना लिया। यहीं से मिशेल इस ग्रुप को ब्रसेल्स लेकर आए, क्योंकि वो यूरोप में एक नए तरह के संगीत की शुरुआत करना चाहते थे। और तब यहाँ इस ग्रुप ने नाइट क्लब्स में परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। हालांकि बाद में इस ग्रुप को मिशेल के दोस्त रॉल्फ बेनेटर एंड जॉन क्लूगर मैनेज करने लगे थे। ब्लैक ब्लड्स। भोपाल की रजनी जी ने SMS के जरिए हमसे सवाल पूछा है। वो पूछती हैं कि पहले के ज़माने में शादी के बाद लड़का लड़की का लिव इन रिलेशनशिप होता था, और आजकल लिव इन के बाद शादी, दोनों में से आपकी नज़र में ठीक क्या है? देखिए जी, अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो जब तक दो इंडिविजुअल्स के बीच में प्रेम और आदर बना रहे, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बनी रहे, विश्वास बना रहे, तो वो ही ठीक है। वो शादी के बाद का लिव इन रिलेशनशिप हो या लिव इन रिलेशनशिप हो बगैर शादी का, जब तक दोनों इंडिविजुअल में, एक लड़का लड़की, एक पुरुष और स्त्री के मन में एक दूसरे के लिए विश्वास और आदर बना रहे, वो ही रिलेशनशिप ठीक है। शादी के बाद साथ रहते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है साथ रहना मजबूरी हो गई है। एक दूसरे के प्रति गुस्सा है, खींचातानी है, आक्रोश है एक दूसरे के लिए मन में। आप विश्वास नहीं मानेंगे, दुनिया में पति पत्नी के संबंधों को लेकर कितनी रिसर्च की गई है, कितने सर्वे किए गए हैं, और सर्वे की रिपोर्ट ये आई है कि अगर कोई सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक प्रेशर ना हो तो दुनिया के 76% कपल एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेंगे, एक दूसरे से भाग जाएंगे। लेकिन हम मजबूरी में रह रहे हैं। समाज क्या कहेगा, बिरादरी क्या कहेगी, परिवार वाले क्या कहेंगे, अरे बच्चे हैं यार कहाँ जाएंगे, अरे भाई मैं चली गई, मैं या चला गया तो मेरे पास पैसे कहाँ हैं। तो ये सामाजिक, पारिवारिक, भावनात्मक और आर्थिक प्रेशर की वजह से साथ रह रहे हैं 76% लोग, मजबूरी की वजह से साथ ले रहे हैं। तो इसमें से कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, मैंने बहुत क्लियर बोल दिया है। जिस भी रिलेशनशिप में स्त्री के हृदय में पुरुष के लिए और पुरुष के हृदय में स्त्री के लिए आदर, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास हो, वही रिलेशनशिप सबसे अच्छी है, वो शादी हो या शादी ना हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इस प्रोग्राम में। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। नई कहानियां होंगी, नए लोग होंगे, नए चरित्र आपके सामने आएंगे। बड़ा मान सम्मान देते हैं। आपकी वजह से ये प्रोग्राम इस देश का नंबर 1 का रेडियो शो है। बड़ी कृपा है, बड़ा आभारी हूं। आज के लिए इतना ही। आज्ञा चाहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।